पेंशन बढ़ाई थी, आज से 35 वर्ष पहले बढ़ाई थी, तो 100 रुपया आज के 10,000 से भी ज्यादा है। आज जिन्हें पेंशन बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 6,000 करेंगे। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल राज था, काम मर गए थे तुम, तब तुमने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल लालच दिया जा रहा है। ये रीत चौधरी देवीलाल ने चलाई थी, इस रीत को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया था और इसको और आगे ले जाने का काम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के करेगी। हम 100 रुपये वाली पेंशन 7100 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही साथियों, आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। मैं अनेक गाँव में गया हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है पलायन करके विदेशों में अपनी जमीनें बेच के, हम उन बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे और वही हर घर से। और इस गठबंधन को इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री देवीलाल चौधरी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा समर्थन व आशीर्वाद प्राप्त है, जो हमारे बीच में यहाँ मौजूद भी हैं। और अब मैं यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में अपने इस गठबंधन की अपने बने इस गठबंधन की सरकार बनाने के संबंध में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के सामने रखूं। लेकिन इससे पहले मैं माननीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर इनको शत शत नमन व अपने हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही इनके देश व जन सेवा को भी पूरे तहे दिल से आदर सम्मान करती हूँ। हालांकि इनके बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि ये देश के उप प्रधानमंत्री व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ के हरियाणा को अलग से राज्य बनाने में भी अपनी काफ़ी सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई है। किसानों के हित के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष व आंदोलन भी किया है, जिसमें वे जेल भी गए हैं। इसके पूर्व में देश की आज़ादी के लिए भी इनका सराहनीय योगदान रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में लगी इमरजेंसी में इनको भी जेल में जाना पड़ा है। इसके साथ साथ ये सामाजिक क्षेत्र में व राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। ये अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इस प्रकार से ये सीधे तौर पर देश व आम जनता से जुड़े रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वे अपने समय में खासकर खुद के अपने समाज में तथा किसानों में भी अति लोकप्रिय रहे माननीय चौधरी देवीलाल जी का आज जन्म दिवस है, जिनकी जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाने व इनके इस कार्यक्रम में मेरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के साथ साथ अपने गठबंधन के सभी छोटे बड़े सम्मानित नेता एवं कार्यकर्तागण आदि भी यहाँ भारी संख्या में पहुँचे हैं। तो उसके लिए मैं खासकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी व चौधरी अभय चौटाला जी को तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों को व इनके सभी अनुयायियों व समर्थकों आदि को भी इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जो ये लोग उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर उनके कारवां को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे हैं। और वैसे भी इस समय यहाँ विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यदि बीएसपी व इनेलो का बना ये गठबंधन अपनी सरकार बना लेता है तो फिर यही इनके लिए इस बार इनको सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही
यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अब मेरा ये कहना है कि अपने देश को आज़ाद हुए व भारतीय संविधान को भी लागू हुए यहाँ बरसों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में भी अधिकांश विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले में विशेषकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि इन वर्गों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही कांग्रेस पार्टी और अब बाद में बीजेपी व इनके गठबंधन दल तथा अन्य पार्टियों की भी रही सरकारों की जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते इन्हें अभी तक भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन वर्गों के लोगों को अभी तक भी इन्हें आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब तो इनके इस आरक्षण को ये पार्टियां मान्य कोर्ट की आड़ में इसे प्रभावहीन बनाने में वे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। और इसका खास उदाहरण दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय है, जिस पर कांग्रेस, बीजेपी व इनके सहयोगी दल अभी तक भी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। और इस संदर्भ में यदि केंद्र की भाजपा सरकार की व कांग्रेस की तथा इनके गठबंधन दलों की भी नीति व नीयत साफ होती तो फिर ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर आए निर्णय में जिसमें कोर्ट ने एससी व एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर आदि को लागू करने की बात कही है, जो उसे खत्म करने व फिर करने की बात कही है तो उसे खत्म करने व फिर से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए विशेष सत्र बुलाकर संवैधानिक संशोधन विधेयक जरूर लाती, सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है और हमने अपनी सभी चारों रही सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अक़लियत समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनकी वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक
कार्य किए हैं जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा है। और इतना ही नहीं, आपके हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस केवल थोड़ी सी जगह देने की बात करती है। जो आवासहीन लोग हैं, जिनके पास अपने ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, वो थोड़ी सी कुछ गज देने की बात करती है कि ये ज़मीन हम यहाँ के गरीब लोगों को देंगे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने केवल उनको खाली ज़मीन नहीं दी, बल्कि ज़मीन पर उनके 2-2 कमरों के पक्के मकान भी सरकार की ओर से फ्री बना कर दिए थे। और जहाँ पर इनको ये पक्के मकान बना कर दिए, उनकी बस्ती डेवलप की, शिक्षा, चिकित्सालय, अन्य और सभी सुविधाएं हमने वहाँ इन लोगों को उपलब्ध कराई थी। केवल खाली प्लॉट नहीं दिया था, हमने पक्के मकान बना कर दिए। और जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको भी हमने उनकी बस्तियों में पूरा किया। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब मान्यवर श्री कांशीराम जी जीवित थे और हरियाणा प्रदेश में आते थे, आप लोग बड़े दुखी थे कि हमारे पास रोटी रोजी के साधन नहीं है, हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। तो उस समय आप लोग एक नारा लगाते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। आप लोग एक नारा लगाते थे, लेकिन वो नारा आपका पूरा नहीं हो पा रहा था हरियाणा में। और ये कब होगा? जब आपकी सरकार बनेगी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमें सरकार बनाने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश में हमने बड़ी संख्या में लाखों लोगों को, जो दलित वर्ग के लोग थे और जो गरीब लोग थे अन्य समाज में, उनको हमने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी ज़मीन के 2-2, 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने भूमिहीन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको खेती करने के लिए हमने फ्री दी। और इतना ही नहीं, आपको ये भी मालूम है कि जहाँ पर दलित बस्तियाँ होती हैं तो वहाँ जाते ही मालूम पड़ जाता है हर गाँव में, गांव देहात में, कि यहाँ पर दलित वर्ग के लोग रहते हैं। क्योंकि जो भी पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने आपकी दलित बस्तियों को विकसित नहीं किया। लेकिन जब हमारी पार्टी की सरकार बनी, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम विकास योजना के तहत, तो जहाँ पर दलित लोग रहते थे, हमने गांव चिन्हित किए अधिक तादाद में, उनको हमने इस योजना के तहत हर सुविधा से हमने उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको सुविधा उपलब्ध कराई और उनको विकसित किया, डेवलप किया। ये भी आप लोगों को मालूम है। और उस गांव में जाते ही मालूम पड़ जाता था कि ये डॉक्टर अंबेडकर गांव है। और जब मेरी गवर्नमेंट के दौरान जब हमारे समाज के लोग अपने बच्चियों का रिश्ता करते थे गांव में, तो देखते थे कि हमारी बेटी का रिश्ता डॉक्टर अंबेडकर गांव में ही होना चाहिए, ताकि हमारी बेटी को शौचालय के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, जंगल में ना जाना पड़े। हमने शौचालय भी बनाए। अब उन्हें ये लोग अपना काउंट कर लेते हैं। यूपी में बीएसपी की सरकार में ही ये सब सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके और इतना ही नहीं, हमारे किसान भाई, मेरे ख्याल यूपी में हमारे किसान भाई चले जाएं, पश्चिमी यूपी तो बिल्कुल लगा हुआ हरियाणा प्रदेश से, तो यूपी में हमने किसानों को बहुत सुविधाएं दी। आज लोग याद करते हैं, गन्ने का रेट हमने कभी भी आज तक ना हरियाणा में ना यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार ने इतना रेट नहीं दिया गन्ने का, जितना हमने गन्ना किसानों को रेट दिया था। किसानों की भी हमने सभी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान किया तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया। और मैं अपने जाट भाइयों को बताना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस की भर्ती हुई,
तो पहले भर्तियों में रिश्वत चलती थी, तो लेकिन मेरी सरकार में मैंने बोला रिश्वत नहीं चलेगी। और बिना रिश्वत के आपके पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग तो भर्ती हुए, रिजर्वेशन के तहत SC ST OBC के लोग भी भर्ती हुए, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों के दिल और दिमाग में धारणा थी कि BSP जाटों के खिलाफ है, वो धारणा निकल गई। क्योंकि जब मेरी सरकार बनी और ये भर्ती हुई पुलिस की, तो बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी से जाट समाज के नौजवान बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। और आज आप गांवों में चले जाओ, वो यही कहते हैं कि बहन जी ने बिना पैसे के हमारे बच्चों को नौकरी दे दी, पुलिस में भर्ती कर दिया। इसके साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया।